नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था और इसका भाग 4 तक हमने बता दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाना इकाई सेल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, यानी कि एकक कोशिका के बारे में। क्या होता है एकक कोशिका, और इसके साथ साथ हमने क्रिस्टल जालक की भी बात किया था। क्रिस्टल जालक की परिभाषा बताया गया और इसके बाद हमने बताया इकाई सेल का प्रकार। और इकाई सेल को जानने के लिए, इकाई सेल के प्रकारों को जानने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे, ताकि इकाई सेल को पढ़ना आसान हो जाए, जिसमें हम लोगों ने जाना उप सहसंयोजक संख्या के बारे में। और खूब अच्छे से हमने उप सहसंयोजक संख्या के बारे में बात कर लिया था, और उम्मीद है कि आप लोग उप सहसंयोजक संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि उप सहसंयोजक संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमने संकुलन प्रभास की बात किया। संकुलन प्रभास क्या होता है, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी बताया गया। खूब अच्छे से आपको पैकिंग एफिशिएंसी के भी बारे में बता दिया गया है। उसके बाद से हम लोग बात कर रहे थे घन के बारे में, घनीय के बारे में, यानी कि क्यूबिक के बारे में, और क्यूबिक के भी बारे में हमने बात कर लिया था। फिर भी इस वीडियो में हम वहीं से शुरू करेंगे। क्यूबिक के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद से एक एक करके सेलों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एससीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, ईसीसी के बारे में, ये सेल होते क्या हैं, पिछले सेशन में हमने इसके बारे में बात किया है, और इस वीडियो में हम उसी को विस्तार से जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और सबसे पहले हम बात करेंगे घन के बारे में, यानी कि घनीय के बारे में। ठीक है, घनीय इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक, घनीय। और इसके बारे में आपको बताया गया घन के बारे में कि घन क्या होता है। तो जिसके एज होते हैं, यानी कि भुजाएं होती हैं, भुजा क्या चीज, तो भुजा, ये जो भुजा है एज, एजेस ए बी और सी, भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद से इसमें जो कोण बनता है जिसे बोला जाता है अंतरा अवकाशीय कोण, अवकाशीय कोण जो होता है कौन, अल्फा, बीटा और गामा, कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। घन में ये चीजें आपको याद रखनी है, और यही बात हमने किया था। तो हम यहाँ पर एक घन बनाएंगे और उसी घन को यहाँ पे फिर से हम रिपीट करेंगे। पिछले क्लास में हमने घन के बारे में वर्णन किया हुआ है, फिर से हम उसी को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, आपको देखते चलना है। यहाँ पे हमने एक घन बनाया, ठीक है, क्या है, तो ये घन है। और पता है कि जो घन की संरचना होती है वह 3D होती है, ठीक है, थर्ड डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय, त्रिविमीय ये संरचना होती है। तो वही चीज यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब इसको लिया जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, उसके बाद से ये जो है क्या है, जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस, और उसके बाद से ये वाला जो है जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग चले तो जो दूरी आएगा इसे बोला जाता है ए। ठीक है, यदि हम वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो जो यहाँ पे दूरी आएगा इसे बोला जाएगा बी, और यदि हम जेड एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो जो दूरी आएगा वो क्या चीज है, सी। यही आपका भुजा है, और यही भुजाएं जो है बराबर होती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपको घन देखना है तो आप जिस कमरे में है उस कमरे को थोड़ा देखिए ध्यान से। वह कमरा एक घन की ही तरह है, घन तो नहीं है लेकिन घन जैसा ही है। मान लेते हैं कि ये कमरा घन है, तो एक कोने को आप देखिए। ठीक है, जब आप कोने को देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं और देखा जाए कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है,
और इसे बोला जाता है अल्फा। उसके बाद से y और z एक्सिस के बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, बीटा, ये भी 90 डिग्री का होता है। और z और x एक्सिस के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा है, गामा है। यही बात हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, ठीक है। तो ये चीज हमने दिखा दिया कि भुजा क्या होती है और अंतरा आकाशीय कोण क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें स्थितियां जानते हैं कि घन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो फिर से एक हम यहाँ पे घन बनाएंगे, उसी तरह का देखते चलना है आप लोगों को, और सारी चीजें हम आसान कर देंगे और बहुत ही आसानी से आपको बताया जा रहा है कि घन क्या होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चल देखते चलना है। यहाँ पे घन में कोने होते हैं, क्या होते हैं, कोने। बताया गया कि कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 कोने कौन कौन से हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कोने हो गए, 8 कोने। उसके बाद से घन में फलक होता है, क्या होता है, फलक। और फलक की संख्या होती है 6। फलक की संख्या होती है कितनी, तो 6। जैसे कि हम जिस रूम में हैं, आमने सामने की जो दीवारें हैं वो क्या है, फलक कहलाती हैं। तो एक ये दीवार और इसके सामने वाली एक दीवार होगी, फिर इस साइड में एक दीवार है और इसके बगल वाले में एक दीवार, और फिर ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये सभी आमने सामने होते हैं। और काउंट करेंगे तो कितना होगा, 6। फलकों की संख्या 6 होता है। ये वाला जो है फलक है, ठीक है, फलकों की संख्या 6 है। उसके बाद से इसमें भुजाएं होती हैं, क्या चीज, तो भुजाएं। और भुजाओं की संख्या होती है 12। कितनी, 12, ये बताया जा चुका है विस्तार से पिछले वीडियो में। उसके बाद से होता है कोना, ठीक है, कोना। और कोना की जो संख्या होती है वो कितना होता है, कोना तो हो गया ना, केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र। और केंद्र की संख्या होती है 1। ये बातें आपको बताया गया था। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो स्थितियां दिख रही हैं, कोना, फलक, भुजा, केंद्र, इस पर परमाणु हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे परमाणु को रखा है, ये कोने पर परमाणु है, किस पर है, कोने पर। उसके बाद से यहाँ पे परमाणु हो सकता है जिसे बोला जाता है फलक केंद्र। क्या कहते हैं, फलक केंद्र, इंग्लिश में बोला जाएगा फेस सेंटर, ठीक है। ये क्या है, फलक केंद्र है, फलक केंद्र, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फेस सेंटर। यहाँ पे परमाणु हो सकता है। उसके बाद से ये वाला दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा आती है ये भुजा है, और इस पर भी परमाणु हो सकता है, इसे बोला जाता है भुजा केंद्र। क्या कहेंगे, भुजा केंद्र, एज सेंटर, एज सेंटर, ठीक है। और उसके बाद से उसका अपना केंद्र होता है जिसे बोला जाता है घन केंद्र, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे, घन केंद्र, इसे बोला जाएगा क्या चीज, तो घन केंद्र। और इंग्लिश में बोला जाएगा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ये सारी चीजें हमने बता दिया। अब बात किया जाए इसके जो परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, इन परमाणुओं का योगदान क्या है, भाई योगदान क्या है, योगदान की बात होगी तो कोने का जो योगदान होता है वह कितने का होता है, तो बताया गया था 1/4 का। प्रत्येक कोने का योगदान 1/4 का। यदि परसेंटेज की बात किया जाएगा 1/8 का होता है, 4 का नहीं, 1/8 का होता है। और परसेंटेज की बात किया जाएगा तो ये परसेंटेज आएगा 12.5%। बात कर लिया गया है पहले। अब बात किया जाए फलक का, तो फलक का योगदान 1/2 का होता है। और परसेंटेज की बात किया जाएगा तो 50% का होता है। उसके बाद से भुजा केंद्र के परमाणु का योगदान 1/4 का होता है, और परसेंटेज का बात किया जाए तो 25% का होता है। और यदि घन केंद्र के परमाणु का योगदान का बात किया जाए तो इसका 100% होता है। और बोला जाए तो पूरे एक परमाणु का यहाँ पे योगदान होता है, कहाँ पे, तो केंद्र का। इतनी चीजें आप लोगों ने समझा। यदि हम इसी योगदान को हम पूरा करें, यहाँ पे कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या होता है, फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या होता है, भुजा पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या होता है,
केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या होता है। इसकी योगदान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान देख लेते हैं। केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है भाई? 100% बताया गया है ना, 100% का योगदान होता है। कितना? 100%। उसके बाद से फलक की बात करते हैं। किसकी? फलक पर, फलक का योगदान, प्रत्येक फलक का योगदान क्या हो जाएगा? तो ये होता है 1/2 का, या इसी को हम कहेंगे 50% का, 50% का योगदान होता है। उसके बाद से आगे हम यदि भुजा का योगदान करें, प्रत्येक भुजा, भुजा के परमाणु का योगदान कितना होता है? तो ये होता है 1/4 का, या इसी को हम कहेंगे 25% का। और यदि हम बात कर लेते हैं कहाँ पे? कोने का, कोने का योगदान कितना होगा? तो प्रत्येक कोने का योगदान 1/8 का होता है, या इसी को हम कहेंगे 12.5%। योगदान की भी बात हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि एक घन में कहाँ कहाँ पे परमाणु हो सकता है, और उसको, उस पर जो है परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, और उसका क्रिस्टल बनाने के लिए, घन बनाने के लिए किसका कितना योगदान है, ये बातें आपको याद रखनी है। और जो आपका सेल है, घनीय सेल, एक प्रकार का घन का ही स्ट्रक्चर है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का सेल है। और सेल के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाते चलना है। घन के बारे में जानकारी पूर्णतः हमने दे दिया है। अब हम जानेंगे इकाई सेल या एकक कोशिका का क्या गुण है, इसके बारे में। ठीक है, ये सारा चीज़ हम मिटाएंगे, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल के गुण। इकाई सेल, इसी को हम लोग कहते हैं एकक कोशिका, एकक कोशिका, या इसी को बोला जाएगा यूनिट सेल के गुण। भाई जो घन का गुण है ना, घन एक प्रकार का सेल ही तो है। घन एक प्रकार का क्या है? सेल ही है। और घन के बारे में हम लोगों ने जाना क्या? घन में होता क्या है, एक घन में होता क्या है? तो घन में हमने बताया कि इसमें कोने होते हैं। कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। उसके बाद से भुजाएं होती हैं, इसकी संख्या 12 होती है। उसके बाद से फलक होते हैं, इसकी संख्या 6। और एक घन में जो होता है क्या? केंद्र होता है, और केंद्र की संख्या कितना होता है? 1। एक घन में ये चीजें होती हैं। और घन में क्या होती हैं? जो भुजाएं होती हैं वह A, B और C होती है। क्या है ये? तो भुजा है। क्या है ये? भुजा है, यानी कि एज है ये, एजेस। और ये सभी समान होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? समान। और इसमें जो कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, जिसे बोला जाएगा अंतरा अवकाशीय कोण। यही तो बताया गया ना, अवकाशीय कोण। और ये जो कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यही बात इकाई सेल पर भी लागू होगी। यही बात किस पर लागू होगी? इकाई सेल पर। तो जाना जाए इकाई सेल का क्या गुण है। तो सबसे पहली बात, इकाई सेल में भुजाएं व अंतरा आकाशीय कोण होते हैं। भुजा ABC और अंतरा आकाशीय कोण अल्फा, बीटा और गामा।
तो सबसे पहला इसकी विशेषता हो जाएगा क्या चीज, तो इकाई सेल में भुजाएं, ठीक है ना, एजेस, कौन 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 भुजाएं, ए बी और सी, एवं अंतरा आकाशीय कोण, ये कौन है कोण, तो अल्फा बीटा व गामा होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लक्षण होगा इकाई सेल में भुजाएं एबीसी एवं अंतरा अवकाशीय कोण क्या, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और भुजाएं सभी समान होती है। दूसरा इसका गुण क्या होगा, तो किसी भी घन का निर्माण क्या होता है, तो 8 कोणों से, 12 भुजाओं से, 6 फलकों से व 1 केंद्र से होता है। यही तो विशेषता हो जाएगा ना, यानी कि दूसरा हो जाएगा किसी घन का निर्माण 8 कोणों 6 फलकों, उसके बाद से 12 भुजाओं एवं एक केंद्र से होता है। ये बात याद रखनी है कि किसी भी घन का निर्माण 8 कोणों, 6 फलकों, 12 भुजाओं एवं एक केंद्र से होता है। अब किसका कितना योगदान, तो कोने पर उपस्थित परमाणु का क्या योगदान होता है, फलक पर उपस्थित परमाणु का क्या योगदान होता है, और उसके बाद से भुजा पर उपस्थित परमाणु का क्या योगदान होता है। यही बात हमने बताया हुआ है। कोने पर प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या होता है, तो 1/8 का होता है, या इसी को कहेंगे क्या है, तो 12.5% का होता है, ठीक है। अब बात किया जाए कि फलक का, प्रत्येक फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितने का होता है, 1/2 का होता है, या इसी को हम कहेंगे 50% का होता है। अब बात किया जाए प्रत्येक भुजा पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितने का होता है, तो 1/4 का होता है, या इसी को हम कहेंगे 25% का होता है। उसके बाद से क्या होगा, केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या होता है, तो पूरे 100% का होता है, या कहेंगे पूरे 1 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया इकाई सेल या एकक कोशिका के गुण। इकाई सेल या एकक कोशिका का गुण कहने का मतलब है कि इकाई सेल में भुजाएं होती हैं एबीसी, सभी एक दूसरे के समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। उसके बाद से अंतरा आकाशीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, जो कि 90 डिग्री का होता है। कितने का, 90 डिग्री का। किसी घन का निर्माण 8 कोने से, 6 फलक से, 12 भुजाओं से व 1 केंद्र से होता है।
अब इनका अपना योगदान क्या होता है? योगदान तो प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/8 का होता है, या परसेंटेज में बोला जाए तो 12% का होता है। दूसरी बात, प्रत्येक फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/2 का होता है, परसेंटेज में बोला जाए तो 50% का होता है। और प्रत्येक भुजा पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/4 का होता है, परसेंटेज में बोला जाए तो 25% का होता है। और केंद्र की बात की जाए तो केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान पूरे 100% का होता है, और ऐसे देखा जाए तो 1 का होता है। तो ये रहा यहाँ पे क्या, इकाई शेल या एकक कोष्ठिका के गुण, यूनिट सेल के गुण। और भी कुछ इकाई शेल के बारे में हम बात करेंगे, घन के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ चीजें छुटा हुआ है, और उसके बाद से हम सेल के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद से अब हम जानेंगे क्या, तो अब जाना जाएगा फलक विकर्ण की लंबाई के बारे में, इसके साथ साथ घन विकर्ण की लंबाई के बारे में जाना जाएगा, और इसके साथ साथ घन का आयतन देखा जाएगा। ठीक है ना? क्या चीज, तो सबसे पहले जाना जाएगा फलक विकर्ण की लंबाई, फिर घन विकर्ण की लंबाई, और उसके बाद से जाना जाएगा घन का आयतन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम मिटाते हैं, और कुछ घन के गुणों के बारे में हम जानते हैं। देखते चलना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और सब एनसीईआरटी का है। बार बार हम एनसीईआरटी शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये सारी चीजें लिया गया है। अब क्या जानना है हमें? सबसे पहले जानना है घन विकर्ण की लंबाई। घन विकर्ण की लंबाई क्या होगी? उसके बाद से जानना है फलक विकर्ण की लंबाई। फलक विकर्ण की लंबाई। और उसके बाद से जानना है घन का आयतन। घन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन के बारे में, तो घन विकर्ण की लंबाई के बारे में जानना है, फलक विकर्ण की लंबाई के बारे में जानना है, और उसके बाद से घन का आयतन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें एक घन बनाना है। यहाँ पे हम एक घन बना रहे हैं, देखते चलना है। यहाँ पे एक घन है जिसके कोने को हमने ये मिलाया। ठीक है, इसके कोने को हमने क्या किया, तो मिला दिया। अब क्या है, तो यहाँ पे इसके कोने पर परमाणु उपस्थित है भाई। कहाँ पे? कोने पर परमाणु उपस्थित है। कोने पर हमने परमाणु को रख दिया। ठीक है, कोने पर परमाणु को हमने रख दिया। अब क्या करते हैं कि इस कोने के परमाणु को इससे हम मिलाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बोला गया कि फलक विकर्ण पर होता है परमाणु, कण होता है, और इसको मिला देंगे तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, एक त्रिकोण हमें दिखाई दे रहा है। इसी चीज को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसी चीज को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखते चलना है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अब क्या है, तो ये भुजा की लंबाई ए है, ये भी भुजा की लंबाई ए है। तो वही चीज देखा जाएगा, ये वाला ए है और ये वाला ए है। ये वाला क्या है, तो यही तो होता है कर्ण ना। क्या है? कर्ण। ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। क्या है? तो आधार है। अब हम क्या करते हैं कि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो कर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो कर्ण, इसी के बारे में तो जानकारी हमें प्राप्त करनी है, क्योंकि ये वाला फलक से होकर के गुजर रहा है और यही आपका क्या है, फलक विकर्ण है। फलक विकर्ण है, बातें याद रखनी है। क्या है ये? फलक विकर्ण है।
और इसी के बारे में तो हमें जानकारी लेनी है। लंब आपका ये है, आधार आपका ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर। और यही बात यदि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो √2 इंटू ए। ठीक है, यही होगा ना, √2 इंटू ए। तो हमें पता चल गया क्या, फलक विकर्ण की लंबाई √2 इंटू ए। तो यहाँ पे लिखा है फलक विकर्ण की लंबाई क्या आ गया, तो √2 इंटू ए। बात याद रखनी है, √2 इंटू ए। फलक विकर्ण की लंबाई के बारे में पता चल गया। अब पता है कि केंद्र पर एक परमाणु होता है भाई, होता है ना, केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है। अब इस केंद्र वाले परमाणु को मिलाया जाए तो एक रेखा हमें इस तरह से मिलेगी, मिलेगा ना, इस तरह से। तो ये वाला आपका फलक विकर्ण हुआ, ये आपका ए है, और ये जो रेखा हमें मिल रही है, ये वाली जो लाइन हमें मिल रही है, इसे बोला जाता है फलक विकर्ण। क्या कहते हैं, फलक विकर्ण। तो फिर से हमें क्या है, तो हमें उसी तरह की एक प्रकार का त्रिभुज के बारे में हमें पता चला। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, फलक विकर्ण है, यही है ना। ये वाला क्या है, तो आपका लंब है, क्या है, लंब है, जो कि ए है। और ये वाला आधार है, क्या है, आधार। और आधार क्या है, फलक विकर्ण है, जिसका मान क्या है, √2 इंटू ए है। यही मान आया ना। फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा ना। तो बराबर हो जाएगा, लंब आपका क्या है, ए है, प्लस आधार क्या है, √2 इंटू ए है, तो स्क्वायर है ना, ये वाला भी हो जाएगा क्या चीज, स्क्वायर। और ये होगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और यदि यही ले लेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा √3 इंटू ए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया विकर्ण, ये वाला फलक विकर्ण के बारे में क्या, √3 इंटू ए। इसका मतलब ये मान आ गया कितना, √3 इंटू ए। पता चल गया यहाँ पे घन विकर्ण की लंबाई। एक फेस पे ना घन विकर्णों की संख्या होती है 2। इसकी जो संख्या होती है कितनी, 2, ये याद रखनी है। एक फेस पे देखो, यहाँ पे 2 फेस मिलकर के बना हुआ है ना, 2 फेस मिलकर के बना हुआ है ना एक घन। तो एक फेस पे जो है घन विकर्णों की संख्या होती है कितनी, 2। तो 2 पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा ना। आगे चल करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो सभी पे ए है, क्या है, ए इंटू ए, तो बराबर हो जाएगा ए क्यू। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू। तो आयतन के भी बारे में हमें यहाँ पे मिल गया ए क्यू। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। अब यहाँ पे जो घन के बारे में कंप्लीट जानकारी थी वो सब कुछ हमने दे दिया है, और इन्हीं चीज़ों को यूज किया जाएगा, इन्हीं चीज़ों का यूज किया जाएगा किसमें, जब हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तब। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सेल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो सेल पढ़ना है वो कौन सा है, मूल इकाई सेल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम मिटाएंगे और उम्मीद है कि आपने ये सब समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ना प्रारंभ करें सेल के बारे में।
क्या पढ़ना है हमें, तो मूल इकाई सेल। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मूल इकाई सेल, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट सेल। इसका केवल एक ही टाइप था जिससे बोला जाता है सरल घनीय इकाई सेल। इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसी को कहते हैं एससीसी। इसी को बोला जाता है पी टाइप सेल। पी टाइप सेल, कौन सा, पी टाइप। ये इसी को बोला जाता है प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो सरल घनीय सेल के बारे में हमें जानकारी लेनी है। इसमें घन आया तो हमें बनाना पड़ेगा घन। हम यहाँ पे एक घन बनाते हैं अच्छा सा, देखते चलना है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानकारी लेना। और चैप्टर नंबर 1 है, ये भी बात आपको याद रखनी है। एक घन बनाया गया यहाँ पे। और एससीसी के बारे में विशेषता ये है ना कि सरल इकाई घनीय सेल के प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, एससीसी के प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। तो केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, ये बात याद रखनी है। किसके, एससीसी के, यानी कि सरल घनीय इकाई सेल के। तो उसी कोने को हम यहाँ पे रखेंगे। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और इन सभी कोनों पर क्या करते हैं, परमाणु को रख देते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे 8 कोनों पर हमने परमाणु को रख दिया तो एक घन बना। कौन सा घन है, सरल घनीय इकाई सेल है। एक सेल बन गया जो कौन सा है, सरल घनीय इकाई सेल है। अब हम बात करेंगे क्या चीज, तो एससीसी के एक्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, यानी कि जेड का मान। किसका मान, तो जेड का मान। तो पता है कि केवल कोने पर परमाणु इसके उपस्थित है, तो वही चीज लिखा जाएगा, प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या करने के लिए, क्रिस्टल को बनाने के लिए क्या हो जाएगा। पता है कि एक कोने का योगदान 1/8 का होता है। कोने की संख्या होती है कितनी, 8। तो बराबर हो जाएगा कितना परमाणु, 1 परमाणु। कितना हो जाएगा, 1 परमाणु। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि एससीसी में एक सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 1 होती है, यानी कि जेड की जो संख्या आ गई वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान, तो हमें पता चल गया कितना परमाणु, तो 1 परमाणु। अब एससीसी के एक्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 1 होती है, या कहेंगे हम क्या, एससीसी में एक्यू आयतन में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। वही चीज लिखा जाएगा, एससीसी में एक्यू आयतन में परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है, 1। परमाणुओं की संख्या कितना है, तो 1 है। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिल गया। अब हम जानेंगे क्या, इसकी परमाणु त्रिज्या, सरल इकाई घनीय सेल की परमाणु त्रिज्या।
यानी कि एससीसी की परमाणु त्रिज्या, एससीसी की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो परमाणु उपस्थित है इन परमाणुओं को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखते चलना है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इनके परमाणुओं को निकाल दिया। इनका अपना केंद्र होता है ये, और इसको निकाला गया है और इस केंद्रों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही तो है ना भुजा की लंबाई, जिसे हम लोग कहते हैं ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है। क्या है, तो ए है। अब क्या है, यहाँ पे परमाणु का व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर बोला जाएगा और पूरा जो है व्यास हो जाएगा। तो परमाणु का व्यास जो होता है ना वह 2r होता है। परमाणु का व्यास कितना होता है, 2r, जहाँ पे r क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। r बराबर परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, तो एससीसी की परमाणु त्रिज्या निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे एक r है और यहाँ पर एक r, तो ये हो जाएगा 2r, r और r, 2r बराबर a हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे निकल गया एससीसी की परमाणु त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2। क्या हो जाएगा, a/2। अब हम जानेंगे क्या, तो अब हम पता करेंगे कि एससीसी का यानी कि सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन प्रभाज क्या होता है। ठीक है, क्या चीज, तो एससीसी का संकुलन प्रभाज यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो सूत्र पता है कि पीई बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू और बटे में भी, यही होता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, तो Z का मान कितना है, 1 है, पता है ना, Z का मान 1 है। और उसके बाद से 4/3 पाई आर का क्यू, यानी कि आर वाला ये है और इसका क्यू हो जाएगा, तो एक क्यू बटे में हो जाएगा कितना, 8। यही होगा ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। आर का क्यूब किया गया और यहाँ पे त्रिज्या a/2 है और उसको 3 बार a/2 इस तरह से किया जाएगा, तो वही हो जाएगा a/8। और पता है कि भी का मान होता है AQ, पहले भी बताया गया। ये क्या है, क्रिस्टल का आयतन है और आयतन AQ ही होता है, तो AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, ये 2 टाइम में जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं ना कटने वाला है। अब उस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, PE बराबर हो जाएगा क्या चीज, पाई बटे में 6, पाई बटे में 6, यही मान आएगा यहाँ पे। अब देखा जाए तो PE बराबर पाई का मान 22/7 रखा जाएगा और बटे में 6 किया जाएगा, तो इसका जो मान आता है वो कितना, 0.52। ठीक है ना, हल करके देखिएगा, ये जो मान आता है कितना, 0.526, ये मान आता है 0.526। यदि परसेंटेज का बात किया जाए, परसेंटेज PE बराबर ये मान हो जाएगा कितना, 52.6%। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 52.6%। अब बात किया जाए रिक्तियां का, किसका, इसमें रिक्तियां कितना होगा, PE तो आ गया, पैकिंग इफिशियंसी आ गया 52.6, कितना, 52.6%। इसका मतलब है कि एससीसी का एक सेल में परमाणुओं द्वारा घिरा गया जो स्थान होता है वह 52.6% होता है। कितना, 52.6%। अब रिक्तियों की बात किया जाएगा तो जितना PE है उसको 100 में से माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 100 माइनस PE आया गया 52.6%। अब ये जो मान आ जाएगा
100 में से 52.6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 47.4%। तो रिक्तियां आ गया कितना 47.4%। तो कहने का मतलब एससीसी का 47.4% रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। अब हम बात करेंगे किसका? उप सह संयोजक संख्या। एससीसी का उप सह संयोजक संख्या कितना होगा? उप सह संयोजक संख्या का मतलब है कि एक कण अन्य कणों से कितना घिरा हुआ है। ठीक है, एक कण अन्य कणों से कितना घिरा हुआ है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे यदि हम कोई एक कण को ले लें यहाँ पे, तो यह जो कण है कितने को स्पर्श कर रहा है? 1, 2 और 3, 3 कणों को स्पर्श कर रहा है ना। एक सेल में 3 कण को स्पर्श कर रहा है। अब इस तरह से तो एक ही सेल तो होगा नहीं, और भी इसके साथ सेल जुड़े होंगे ना, तो दूसरे सेल से भी 3 कणों को स्पर्श करेगा। इसका मतलब है कि इसकी उप सहसंयोजक संख्या आ जाएगा वो कितना? 6। ये बात याद रखनी है कि एससीसी का उप सहसंयोजक संख्या होता है कितना? 6। बातें याद आ गई। तो एससीसी के बारे में भी हमने कंप्लीट जानकारी दे दिया। एससीसी क्या होता है, यानी कि सरल घनीय इकाई सेल। इसका हमने सबसे पहले निकाला, एक क्यू आयतन में परमाणुओं की संख्या 1 होता है। परमाणु त्रिज्या की हमने बात किया तो A/2 होता है परमाणु त्रिज्या। उसके बाद से हमने निकाला पीई पैकिंग इफिशियंसी, जो कि आया कितना? तो 0.526% निकला जाएगा, तो 52.6%, यानी कि इतना प्रतिशत स्थान परमाणुओं द्वारा घिरा होता है। किसका? एससीसी का। और उसके बाद से क्या है, यहाँ पे रिक्तियों की बात किया गया तो रिक्तियां निकल करके आया 47.4%। और यदि एससीसी के उप सहसंयोजक संख्या की बात किया जाए तो 6 होता है एससीसी का उप सहसंयोजक संख्या। तो समझ में आ गया इतना चीजें। तो आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करते चलना है। अब दूसरा सेल की बात किया जाएगा जो होगा क्या? बीसीसी। क्या चीज? तो बीसीसी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद से दूसरा सेल हम अभी स्टार्ट करेंगे। बस दूसरा सेल हो जाएगा क्या चीज? तो काय केंद्रित घनीय सेल के बारे में। ठीक है, पहले हमने जानकारी दे दिया है, लिए मिटाते हैं ये सारी चीजें। सेल के बारे में बात करते हैं। जो दूसरी सेल होगी वो क्या है? काय केंद्रीय घनीय इकाई सेल। इंग्लिश में इसे बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसे कहते हैं बीसीसी। ठीक है, बीसीसी। अब इसमें भी देखा जाए घन आया। क्या आया? घन। तो हमें बनाना पड़ेगा घन। ठीक है, एक घन बना लेते हैं यहाँ पे। इनके कोनों को मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने एक घन बनाया। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? तो बीसीसी की विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु और केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है। वही चीज लिखा जाएगा यहाँ पे, बीसीसी के प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु, एक एक परमाणु एवं केंद्र में एक परमाणु, एक परमाणु स्थित होता है, स्थित
होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बीसीसी के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु, कोने पर परमाणु को रख लेते हैं। कोनों की संख्या होती है 8, पहले भी बताया जा चुका है। कोनों की संख्या होती है कितनी, तो 8। तो ये कोने पर परमाणु हुए और एक परमाणु उसके कहाँ पे होता है, केंद्र में होता है। बीसीसी की यह विशेषता है। अब आगे बढ़ा जाए और जाना जाए एक क्यू आयतन में परमाणुओं की संख्या, एक क्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या। बीसीसी के एक क्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, यानी कि जड़ का मान क्या होगा, तो हमें देख लेना यहाँ पे कि कहाँ पे कितने परमाणु, कोने पर परमाणु है और केंद्र पर है। तो सबसे पहले हम कोने का योगदान देख लेते हैं। प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान। पता है कि प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/8 का होता है और कोनों की संख्या होती है 8, तो परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, आगे केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान, पता है कि 100% होता है, यानी कि इस पर होगा कितना परमाणु, 1 परमाणु। अब कहेंगे क्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 1 + 1, एक कोने पर का और एक कहाँ पे, केंद्र का, तो हो जाएगा कितना परमाणु, 2 परमाणु। यानी कि यहाँ पे Z का मान हमें पता चल गया, कितने परमाणु, तो 2 परमाणु। ठीक है, Z का मान हमें पता चल गया। अब हम जानेंगे बीसीसी का परमाणु त्रिज्या। ठीक है, क्या चीज, तो परमाणु त्रिज्या, ये हमें ज्ञात करना है। बीसीसी का क्या चीज, तो परमाणु त्रिज्या। अब देखते हैं यहाँ पे आपको परमाणु इस तरह से उपस्थित है, यही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे परमाणु को, यही चीज है ना, केंद्र वाला लेना पड़ेगा क्योंकि केंद्र पर परमाणु उपस्थित है, वही केंद्र लिया गया। यहाँ पे क्या है, इन सभी का अपना सेंटर होगा ना, केंद्र होगा, केंद्र को हमने मिला लिया। ठीक है, केंद्र को हमने यहाँ पे मिलाया तो कुछ इस तरह की स्थिति आया। यहाँ पे 1 R है, यहाँ पे 2 R हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे 1 R। ठीक है, और ये वाली जो लाइन जाती है ना, इसको बोला जाता है घन विकर्ण। क्या कहते हैं, घन विकर्ण। देखो 1 R + 2 R + R है ना, R + 2 R + R = होगा घन विकर्ण। क्या चीज, घन विकर्ण। और इसको जोड़ेंगे तो 4R हो जाएगा, और घन विकर्ण की लंबाई बताया गया √3 × a होता है, यही होता है ना, √3 × a। तब R बराबर हो जाएगा √3 × a/4, यही होगा। अब यहाँ पे हमें R का मान पता चल गया। किसका मान पता चल गया, R का। अब हम जानेंगे क्या, अब हम जानेंगे बीसीसी का संकुलन प्रभास, संकुलन प्रभास यानी कि पीई के बारे में हमें जानकारी लेना है। और पता है कि पीई बराबर होता है क्या, Z × 4/3 πr³ और बटे में भी, यही होता है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं, तो पीई बराबर हो जाएगा, Z का मान है 2,
इंटू 4/3 पाई उसी तरह से रहेगा। और यहाँ पे आर क्यूब है ना, तो यही आर है ना, इसको क्यूब करेंगे तो √3 इंटू ए अपान 4 का कितना होल क्यूब, यही हो जाएगा। और बटे में भी का मान होता है ए क्यूब। इसी को आगे बढ़ाते हैं, पीई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3 इंटू √3 इंटू ए क्यूब बटे में 64 और पूरे का बटा हो जाएगा क्या चीज़, भी, यही होगा ना। अब क्या है, भी जो है ए क्यू है ना, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू से ए क्यू क्या होगा, कैंसिल होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पे 4 से ये जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा ना, 16 टाइम में जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 8 टाइम में जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब पीई बराबर हो जाएगा कितना, तो पाई उसके बाद से √3 और अपान 8। यदि इस पीई का मान हम निकालें 22/7 और √3 का मान रखें तो आता है कितना, तो 0.68 ये आता है। यदि परसेंटेज की बात किया जाए, पीई परसेंटेज, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 68%। ठीक है, कितना, तो 68%। अब कहेंगे क्या कि जो एससीसी बीसीसी है, तो बीसीसी के जो सेल है वह 68% भाग परमाणुओं से घिरा होता है। 68% भाग किससे घिरा होता है, परमाणुओं से। बात किया जाएगी रिक्तियां का, रिक्त स्थान क्या होता है, तो 100 में से 68 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना प्रतिशत, 32%। तो इसमें जो रिक्तियां होगी वो कितना प्रतिशत हो जाएगी, 32%। अब हम बात करेंगे इसका उप सह संयोजक संख्या का, क्या चीज, तो उप सह संयोजक संख्या का क्या होगा, कितना हो जाएगा उप सह संयोजक संख्या। तो देखते चलना, यहाँ पे केंद्र वाले को लिया जाएगा और केंद्र वाले सभी को स्पर्श करेंगे। भाई पंखा जो होता है ना, एक कमरे के केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, और जब चलता है तो सभी कोने को हवा देता है। ये नहीं है कि 2 कोने को देगा और 6 को नहीं देगा, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है कि जो सेंटर वाला परमाणु होता है सभी कोने पर उपस्थित परमाणुओं को स्पर्श करता है। इसका मतलब है कि इसका उप सह संयोजक संख्या हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। बातें समझ में आ चुकी है। यदि बातें समझ में आ गई हैं तो आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और यहाँ पे हमने बीसीसी को भी कंप्लीट कर लिया है, बीसीसी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे फलक केंद्रित घनीय सेल के बारे में। किसके बारे में, तो फलक केंद्रीय घनीय सेल के बारे में। सारी चीजें हम मिटाएंगे यहाँ पे। अगला जो सेल हमें जानना है वो क्या है, एफसीसी। देखते चलना है यहाँ पे, एफसीसी यानी कि फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल। इकाई सेल ऐसे को इंग्लिश में बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि शॉर्ट में इसी को बोलेंगे एफसीसी। देखा जाए यहाँ पर भी घन आया तो एक घन बनाना पड़ेगा। चलिए घन को सबसे पहले बना लेते हैं, देखते चलना है। ये रहा घन, ये रहा घन। अब इसकी विशेषता क्या है, किसका, फलक केंद्रीय घनीय सेल का। तो इसका विशेषता ये है कि इसके प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है और इसके साथ साथ प्रत्येक फलक पर परमाणु उपस्थित होते हैं। केंद्र में नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, प्रत्येक कोने पर और प्रत्येक
फलकों पर देख लेते हैं। इसकी जो विशेषता है क्या है, तो इसके प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु एवं प्रत्येक फलकों पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। जानकारी मिल गई किसके बारे में, तो फलक केंद्रीय घनीय शेल के बारे में। इसके प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु, सभी कोनों पर परमाणु रख देते हैं। सभी कोनों पर हमने क्या किया, एक एक परमाणु रख दिया। सभी कोनों पर एक एक परमाणु रख दिया, ठीक है। अब क्या है, इसके प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु होता है। फलक पर रखेंगे यहाँ पे, तो यह एक फलक है, एक फलक ये है, एक फलक ये है इसका, और एक फलक ये है, और उसके बाद से एक ये और एक ये, 6 फलक है, और 6 परमाणुओं को हमने यहाँ पे रख दिया। पता चल गया इसके एफसीसी के प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु एवं प्रत्येक फलकों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है। और परमाणु को भी हमने यहाँ पे रख दिया, दिखा दिया कि सेल में कहाँ कहाँ पे परमाणु है। अब हम जानेंगे क्या, अब जाना जाएगा एफसीसी के एक्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, यानी कि Z का मान ज्ञात करना है। किसका मान, तो Z का मान। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके योगदानों के बारे में पता करना पड़ेगा ना। तो कोने पर उपस्थित सबसे पहले कोने का योगदान, शॉर्ट में ही लिख रहा है, कोने का योगदान क्रिस्टल को बनाने के लिए प्रत्येक का 1/8 होता है, और कोनों की संख्या होती है 8, तो परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 परमाणु। उसके बाद से फलक का योगदान पता है कि प्रत्येक फलक का योगदान 1/2 होता है, फलकों की संख्या 6 होती है, तो ये आ जाएगा कितना, 3। अब एक्यू आयतन में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, 1 + 3 = 4। कितने परमाणु आ गए, 4 परमाणु। याद रखनी है इतनी बातें, हमें तो पता चल गया क्या चीज, तो एक्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या। अब हम निकालेंगे क्या, परमाणु त्रिज्या। क्या चीज, तो परमाणु त्रिज्या किसका, तो एफसीसी का। एफसीसी का परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या की बात होगी, इसका मतलब है कि फलक का एक परमाणु लिया जाएगा, तो यहां से एक परमाणु 1, 2 और 3, इन्हीं परमाणु को ले लेते हैं। इनके केंद्र को मिला देते हैं, ये वाला 1 R हुआ, ये 2 R हुआ, और एक ये R हुआ, ठीक है, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं, R + 2R और +R। पता है कि ये जो लाइन आती है ना, इसको बोला जाता है फलक विकर्ण। क्या कहते हैं, फलक विकर्ण बोला जाता है, ठीक है। क्या चीज, फलक विकर्ण, तो बराबर हो जाएगा फलक विकर्ण की लंबाई, यही होगा ना। अब यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 4R होगा, 4R बराबर फलक विकर्ण बताया गया, √2 × a होता है, बताया गया है। तब R = हो जाएगा क्या, √2 × a/4। इस 4 को यदि हम करें तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और एक 2 को लिया जाए तो ये हो जाएगा ना √2 × √2। ये चीज जो है यहाँ पे रख सकते हैं, तो R = हो जाएगा √2 × a/√2
इंटू √2 इंटू 2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तब R इजकल टू हो जाएगा A/2√2। ये क्या हो गया, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया, परमाणु त्रिज्या। तब हम जानेंगे क्या, तो अब जाना जाएगा FCC का संकुलन प्रभाज। क्या चीज, तो FCC का संकुलन प्रभाज यानी कि पीई। क्या चीज, तो पीई। और पता है कि पीई बराबर होता है क्या, Z इंटू 4/3 पाई RQ बटे में भी। यही होता है ना, Z का मान है 4, यही है ना, यहाँ पे Z का मान कितना है 4, इंटू हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब यानी कि A√2 A बटे में 2√2, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा A बटे में 2√2 का होल क्यूब, और बटे में ये जो भी है इसका मान होता है AQ, आयतन AQ ही ना होता है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पी हमें ज्ञात करना है, 4 इंटू हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा पाई, और इंटू हो जाएगा AQ बटे में ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा इंटू 2√2, ये होगा बटे में हो जाएगा AQ, तो AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा, AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, तो PE बराबर बच रहा है पाई बच रहा है, और बटे में ये 3√2 बच रहा है। ठीक है, पाई बटे में 3√2 बच रहा है। यदि इसका 22 बटे में 7 मान रखा जाए पाई का और √2 का मान रखा जाए, तो ये जो मान आ जाता है ना, PE बराबर हो जाएगा कितना, तो 0.74 मान आ जाएगा कितना, तो 0.74, PE बराबर हो जाएगा 0.74। और यदि परसेंटेज का बात किया जाएगा ना, PE परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना, तो 74%, कितना 74%। अब बात किया जाए रिक्तियों का, तो 100 में से माइनस करेंगे 74 तो हो जाएगा 26%। तो कहने का मतलब है कि 74% स्थान सेल का परमाणुओं द्वारा घिरा होता है और 26% रिक्त स्थान होता है। बातें समझ में आ चुकी है, 26% स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या देखते चलना है, बहुत ही टिपिकल चीजें हैं। अब बात करेंगे किसका, तो उपसहसंयोजक संख्या का। कितना उपसहसंयोजक संख्या होता है, तो ये बात याद रखनी है आपको कि FCC का जो उपसहसंयोजक संख्या होता है ना, वह होता है 12। आगे चल करके इसके भी बारे में हम विस्तार से बताएंगे। FCC का उपसहसंयोजक संख्या होता है 12। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया, सभी शेलों के बारे में हमने वर्णन कर लिया, FCC के बारे में, BCC के बारे में, SCC के बारे में, इसके साथ साथ घन के बारे में विस्तार से हमने बताया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।